हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है GTT आज इस चैनल के माध्यम से हम इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए गणित का एक नया अभ्यास जो है वो लेकर आए हैं और उस अभ्यास का नाम है सांख्यिकी। और सांख्यिकी जैसा कि आपको विदित है, मतलब माध्यमिक स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा जो है वहां तक ये काम आने वाली चीज है। इसलिए हर बच्चे को सांख्यिकी के ये जो आधारभूत सिद्धांत है, आधारभूत जो चीजें हैं सांख्यिकी की, वो उनको आनी भी चाहिए। ठीक है, अब ये मैं बताऊं आपको कि कौन कौन से एग्जाम है जिसके अंदर ये सांख्यिकी काम आती है। कंपेटिटिव एग्जाम वो है उनमें, और वैसे जो एग्जाम है उनमें भी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 9th क्लास में 10th क्लास में है तो उनका पूरा सिलेबस इस वीडियो के अंदर हो जाना है। नंबर 2, यदि किसी बच्चे ने MA में इकोनॉमिक्स ले रखी है, अर्थशास्त्र, या BCom में ले रखी है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक उसके साथ है, ये काम आने वाला है। इसके अलावा यदि कोई बच्चा कॉमर्स है, तो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं उनके फर्स्ट ईयर में ही स्टैटिस्टिक्स जो है वो आ जाती है, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, तो उसके भी काम आने वाली चीज़ है। यदि कोई बच्चा 11वीं 12वीं क्लास में है, कॉमर्स में है, तो उसके भी ये काम आने वाली है इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा ये है, जैसे मान लीजिए अकाउंटेंट का एग्जाम है, कंप्यूटर टीचर का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, अकाउंटेंट का एग्जाम है, नेट का एग्जाम है, PhD का एग्जाम है, अन्य बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसके अंदर ये आधारभूत चीज है काम आने वाली है। इसके साथ साथ जो बच्चे मेरे को देखने वाले हैं वो ज्यादातर बच्चे क्या हैं, या तो B.Ed में अध्ययनरत हैं या B.Ed उन्होंने कर रखी है। तो भाई आप देखना, एक आपकी किताब है B.Ed सेकेंड ईयर में, उसका नाम है अधिगम एवं आंकलन। अधिगम आंकलन जो किताब है उसके अंदर एक पूरी यूनिट दे रखी है सांख्यिकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको सांख्यिकी में 0 से लेकर चलते हैं और अंत तक लेकर चलेंगे, और जो एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं और या आने वाले हैं वो आपको हम बीच बीच में बताते रहेंगे। तो इसलिए ये चीज जो है, मतलब सांख्यिकी का जो आधार है या सांख्यिकी की जो आधारभूत चीजें हैं, वो प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से आनी ही चाहिए। जरूरी ये नहीं है कि आप वाली इस क्लास के अंदर वो चीज है, कभी ना कभी इसका सामना आपको भविष्य में करना पड़ेगा। तो क्यों ना है, जब इसका सामना करना पड़े तब हम उसके लिए पहले से तैयार हो, और यदि सामना करना पड़ेगा उस समय यदि इसके लिए हम तैयार होने का प्रयास करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। तो इसको ध्यान से देखें, समझें, बहुत काम की चीज है। और मैं तो कई बार बच्चों को ये भी बताता हूं कि हायर लेवल की एजुकेशन जो है उसके अंदर जो प्रतिभागी हैं उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए वहां पर कंपटीशन जो है नीचे की तुलना में बहुत कम है। इसलिए यदि आप नीचे जिस कंपटीशन की या जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उतनी तैयारी यदि उसमें कर लेते हो तो लगभग चांस ये है, 99% चांस ये है कि आपका उसके अंदर नंबर आना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ और शुरुआत करते हैं सांख्यिकी की बेसिक जो चीजें हैं उनके द्वारा। वैसे अपना टॉपिक जो है वो है डाटा कलेक्शन का, और फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम संस्कृत विभाग में लेने वाले हैं उसके अंदर पहला टॉपिक यही है, डाटा संग्रहण। पहले तो बात है डाटा है क्या, ये तो हम सब चीज पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे सांख्यिकी क्या चीज है। ठीक है ना, तो अभी बात करते हैं अपने आज के इस टॉपिक की, उसका नाम है आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का कलेक्शन जो किया जाता है वो क्या चीज है और इसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, ये चीज हमें आज पढ़नी है। चलो चलते हैं, अब बात करते हैं अभी हम सबसे पहले सांख्यिकी, क्योंकि सांख्यिकी के अंदर ही तो टॉपिक है ये। सांख्यिकी इसके अंदर नहीं है, सांख्यिकी के अंदर डाटा है। ठीक है, देखो ये स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है, इंग्लिश का जो शब्द है सांख्यिकी का, इसका प्रयोग सबसे पहले किया था 1749 ईस्वी में, और किया था किसने, गोटफ्राइड आकेनवाल ने। किसने किया था भाई, गोटफ्राइड आकेनवाल ने स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किया था, और कब किया था, 1749 ईस्वी में। और ये कहां के थे, ये जर्मन के, ये जर्मनी के थे भाई।
गोटफ्राइड आकेनवाल ने 1749 में सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है उसका प्रयोग किया था, और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। इसलिए मतलब इस कार्य के कारण इनको सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से, प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं। शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो गोटफ्राइड आकेनवाल ने। कब किया? 1749। 2 प्रश्न यहां से बन रहे हैं। तीसरा, सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसी कारण से इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है भाई? गोटफ्राइड आकेनवाल को। देखिए हम यहाँ थ्योरी में ज्यादा माथापचाई नहीं करेंगे, हम उसी कंटेंट पर बात करेंगे जो कंटेंट जो है महत्वपूर्ण होगा, उपयोगी होगा और आपके भविष्य में काम आने वाला होगा। तो आपको ज्यादातर जो चीजें पैराग्राफ के रूप में लिखी हुई होती है ना, एक 10 लाइन का पैराग्राफ है, उसमें बात तो एक ही काम की है, बाकी वो उसके चारों ओर माहौल बनाने के लिए वो 10-15 लाइन लिख देता है, हमें वो 10-15 लाइन नहीं लिखनी है। तो यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं कौन कौन से बन रहे हैं? सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है? और इसने सांख्यिकी की जो शब्द है इंग्लिश का स्टैटिस्टिक्स, इसका प्रयोग 1749 में किया था, और ये कहाँ के थे? जर्मनी के। नाम क्या है? गोटफ्राइड आकेनवाल। यहां तक सबको क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, विविध प्रकार की भाषा है। एक तो अंग्रेजी है, एक क्या है? लैटिन भाषा है, एक है इटालियन इटली, एक है जर्मन भाषा। ये सब भाषा का नाम है भाई। अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा, इटालियन भाषा और जर्मन भाषा। अब देखो इन भाषाओं में इसको क्या कहा जाता है? मतलब ये शब्द है, इस सांख्यिकी के लिए ये शब्द यूज लेते हैं। अंग्रेजी में तो आप लेते ही हो स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद लैटिन भाषा में इसका क्या नाम है? स्टेटस। और इटालियन भाषा में क्या है? स्टेटिस्टा। और जर्मन भाषा में क्या नाम है? स्टैटिस्टिक्स। ये नाम है इसके, ठीक है। अब इन सभी नामों के बारे में यदि आप सामूहिक रूप से एक साथ इनको रखते हुए इनकी यदि चर्चा करते हो, इनके सार के बारे में चर्चा करते हो, इनके अर्थ के बारे में चर्चा करते हो, तो इनका जो सामान्य अर्थ निकलता है ना, वो राजा या राज्य से निकलता है। सबका कॉमन जो अर्थ निकलेगा वो किससे निकलेगा? मतलब राजा और उसका राज्य। मतलब इन शब्दों का कॉमन जो अर्थ है, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, शुरुआत की बात है ना। उस समय इस शब्द का जो अर्थ था वो राजा और उसके राज्य से निकलता था। मतलब उसके किसी देश के राजा या किसी क्षेत्र के राजा और उसका जो राज्य है उससे संबंधित जो शब्द है वो ये चारों हैं। और अंग्रेजी में इसका नाम, लैटिन में ये नाम, इटालियन में ये, जर्मन में ये नाम। ठीक है भाई। अब आ जाओ, बात करते हैं सांख्यिकी के अर्थ की। 2 बातें हो गई, जन्मदाता हो गया, अलग अलग भाषाओं में इनके नाम हो गए। इन नामों के मतलब कॉमन सारांश यदि निकालते हो आप, सारांश निकालने पर इनका जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा? राजा या राज्य। या यूं भी कह सकते हैं राजा और उसके राज्य से संबंधित ये शब्द जो है इनका अर्थ उस समय यूज किया जाता था इसके संदर्भ में। ठीक है। अब बात करते हैं सांख्यिकी का अर्थ। तो इस सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? अब इसके लिए अर्थ के लिए क्या होता है? सांख्यिकी के अर्थ को हम 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भागों में। एक तो है बहुवचन के रूप में, एक है एक वचन के रूप में। एक वचन के रूप में होता है और दूसरा क्या है? बहुवचन के रूप में। सांख्यिकी का अर्थ जो है वो 2 प्रकार से निकलता है। एक तो आप बहुवचन के रूप में इसको बताना चाहते हो तो उसका अर्थ अलग है, और यदि एक वचन के रूप में सांख्यिकी को बताना चाहते हो तो उसका अर्थ अलग है। वर्तमान में जिस सांख्यिकी का अध्ययन हम करते हैं वो बहुवचन के रूप में है। वर्तमान में जिस सांख्यिकी का हम अध्ययन कर रहे हैं ना, वो बहुवचन के रूप में जो परिभाषा है उसका अध्ययन करते हैं। हमें यहां तो दोनों ही करनी है। ठीक है। अब बहुवचन में क्या माना जाता है? बहुवचन में ये माना जाता है सांख्यिकी में जो आंकड़े हैं जिनको आप समंक भी बोलते हैं, आंकड़े हैं, समंक हैं, डाटा हैं, तथ्य हैं, ये शब्द जो है ये यहाँ पर एक ही चीज को इंगित करते हैं, डाटा को, समंक को। ठीक है। तो समंकों का अध्ययन ही बहुवचन है। मतलब समग्र किसी एक विशेष परिस्थिति का या किसी एक विशेष बिंदु से संबंधित आपके पास संख्यात्मक जो आंकड़े हैं, संख्यात्मक जो समंक हैं, उन समंकों का अध्ययन जो करना होता है वो बहुवचन है। मतलब समंकों का अध्ययन ही बहुवचन है। सीधी सी बात यही है, समंकों का अध्ययन ही क्या है? इसका बहुवचन का अर्थ है।
ठीक है। अब बात करते हैं एक वचन के रूप में। तो एक वचन में क्या माना जाता है? एक वचन में ये माना जाता है कि सांख्यिकी एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है? एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, उनका सारणीकरण किया जाता है, उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और अंत में क्या किया जाएगा? उनका निर्वचन किया जाता है। ठीक है। मतलब सांख्यिकी में जो समंक है, समंक, उन बात तो यहां पर भी समंकों की है कि सांख्यिकी जो है एक विज्ञान है, एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत विज्ञान है, एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत क्या करेंगे? समंकों का संग्रहण करेंगे, उनका सारणीकरण करेंगे, क्यों कह सकते हैं वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण करने के बाद उनका प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रस्तुति करने के बाद विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करने के बाद उनका निर्वचन करेंगे। और तो ये क्रिया जिसमें की जाती है वो उसका अर्थ जो हो जाएगा वो एक वचन के रूप में हो जाएगा। ठीक है। अब चर्चा करते हैं। देखो, बहुवचन के रूप में, बहुवचन के रूप में यदि आप सांख्यिकी को परिभाषित करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो क्या लिखा जाएगा? समंकों, यानी आंकड़ों से होता है। समंक है वही क्या है? बहुवचन में। ठीक है। जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हो, मतलब ये नहीं है कि एक तो इस क्षेत्र से ले लिया, इस क्षेत्र से ना, क्षेत्र एक साथ, जैसे एजुकेशन से ले रहे हो तो एक एजुकेशन का ही आना चाहिए। यदि आप समंक एजुकेशन के ले रहे हो तो टोटल जो समंक ले रहे हो वो विशेष क्षेत्र हो गया ना, एजुकेशन, वहीं से लेना है। यदि आप उद्योग धंधों से कलेक्शन कर रहे हो समंकों का तो विशेष क्षेत्र क्या हो जाएगा? उद्योग धंधा हो जाएगा। या अन्य रोजगार से संबंधित आप समंक इकट्ठे करने चाह रहे हो तो रोजगार क्या हो जाएगा? एक विशेष क्षेत्र हो जाएगा। यदि महिलाओं की आयु संबंधी आप समंक इकट्ठा कर रहे हो तो महिलाओं की आयु जो है वो क्या हो जाएगा? एक विशेष क्षेत्र हो जाएगा। समझ आई बात? चलो चलते हैं। तो एक विशेष क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, यह है इसका बहुवचन। मतलब समंक है उन्हीं का अध्ययन होता है, यानी कहने का मतलब समंकों का किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक जो आंकड़े होते हैं, समंक होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, वो है बहुवचन। वो क्या है? बहुवचन के रूप में। अब बात करते हैं एक वचन के रूप में। एक वचन यदि आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुवचन तो ये होना चाहिए, पर यदि ध्यान से सोचोगे ना तो बहुवचन ऊपर वाला ही है। पर यहां से देखने में बड़ा लिखा हुआ है सब कुछ, तो इसलिए लगेगा यार बड़ा तो ये होना चाहिए, बहुवचन तो ये होना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं है। देखो, सांख्यिकी को विज्ञान माना जाता है। ये मैंने बताया था आपको कि सांख्यिकी की विज्ञान है, एक प्रक्रिया है, सांख्यिकी विज्ञान। अब देखो, ये प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है कि सांख्यिकी को विज्ञान माना जाता है बहुवचन के रूप में, एक वचन के रूप में, दोनों में, किसी में नहीं। ये प्रश्न बन रहा है, आया कई बार, अकाउंटेंट में तो कई बार आ गया प्रश्न। फिर भी क्या करते हैं? विज्ञान माना जाता है तो बहुवचन में मान लिया आप, उल्टा हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा गलत, और आप नंबर पर छोटा हुआ। तो सांख्यिकी को क्या माना जाता है? विज्ञान, जिसमें क्या है? समंकों के, अब देखो ये प्रक्रिया है पूरी इसकी, समंकों के संग्रहण। सबसे पहले क्या करेंगे? डाटा कलेक्शन अपना टॉपिक ही है, संग्रहण करेंगे, समंकों का क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे, समंकों को सारणी में लिखेंगे, सारणीकरण करेंगे, समंकों का क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे भाई? विश्लेषण। और लास्ट में क्या करेंगे? समंकों का निर्वचन किया जाता है। तो ये जो परिभाषा बनती है ये किसकी बनती है? एक वचन के रूप में। अब भाई मैं यहां से एक चीज पूछने वाला हूं, निर्वचन का मतलब क्या है? ये भाई आपको कमेंट में बताना है। निर्वचन का अर्थ क्या है? समंकों का निर्वचन। देखो, ये शब्द मैंने आपको वैसे बताया नहीं है, मैं बता तो सकता ही हूं, पर मैं सोच रहा हूं कि यदि आप इस चीज को खुद सर्च करोगे तो आपके ज्यादा बेनिफिट हो जाना है। क्योंकि जो चीज आपको पूछी जाती है और आप यदि उसमें खुद उसको सर्चिंग करते हैं, सर्च करके उसको देखते हैं, भूलने वाली चीज नहीं है। क्योंकि मैं निर्वचन का बता दूंगा, आगे जाके 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ये वापस वैसा का वैसा हो जाना है। इसलिए मैंने पूछा है कि निर्वचन। तो भाई बताना, निर्वचन का अर्थ क्या है? निर्वचन का यहाँ मतलब क्या है? तो सांख्यिकी की उत्पत्ति के बारे में आ गया, जनक के बारे में आ गया, सांख्यिकी की विभिन्न जो भाषाएं हैं उनके अंदर इसका अर्थ क्या बनता है वो आ गया, और सांख्यिकी का शाब्दिक शब्द जो है, सांख्यिकी शब्द का अर्थ क्या है? तो बहुवचन के रूप में क्या है? एक वचन के रूप में ये चीज आ गई। अब बात करते हैं सांख्यिकी की प्रक्रिया की। सांख्यिकी की जो प्रक्रिया है उसकी बात करते हैं। तो भी आप चाहते हो तो मैं यहां से मिटा दूं थोड़ा सा, इसको उतार हो गया, 1 मिनट उतार लो। चलो मिटा देते हैं, थोड़ा सा ही मिटाऊंगा, ज्यादा नहीं मिटाऊंगा। इधर एक
चार सा बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए लिखने में। देखो सांख्यिकी जो है उसकी प्रक्रिया क्या है, बात ये बताई जाती है। सबसे पहले नोट लगा दें आप, सांख्यिकी कला व विज्ञान दोनों है। कला व विज्ञान दोनों है, ठीक है। ये भी बात कर सकते हो सांख्यिकी एक प्रक्रिया है, सांख्यिकी क्या है, एक प्रक्रिया है, और सांख्यिकी क्या है, एक कला और विज्ञान दोनों है। अब बात करते हैं सांख्यिकी प्रक्रिया की। तो सांख्यिकी में प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले क्या करना है, समंकों की पहचान करनी है। नंबर एक, समंकों की पहचान करना। पहला काम क्या करना है आपको, समंकों का पहचान का काम करना है, और पहचान करने के बाद क्या करना है, समंकों का नंबर 2 संग्रहण करना है। क्या किया अभी आपने, सबसे पहले समंकों की पहचान की, उसके बाद क्या किया, समंकों का संग्रहण किया, और समंकों के संग्रहण करने के बाद क्या करना है, समंकों का प्रस्तुतिकरण करना है। क्या करना भाई, समंकों का प्रस्तुतिकरण। समंकों का क्या करना है, प्रस्तुतिकरण करना है। देखो पहला समंकों की पहचान करो, उसके बाद क्या करो कि भाई ये नीचे चल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सीरियल में है, तो पहले पहचान करनी है, उसके बाद संग्रहण करना है, उसके बाद क्या करना है, प्रस्तुतिकरण करना है, उसके बाद क्या करना है, समंकों का विश्लेषण करना। और अंत में क्या करना है, समंकों का निर्वचन करना। जो मैंने पूछा आपको, ये नंबर 5 है। समंकों की पहचान करनी है, समंकों का संग्रहण करना है, समंकों का प्रस्तुतिकरण करना है, समंकों का विश्लेषण करना है, और समंकों का क्या करना है, निर्वचन करना है। अब इस समंकों का प्रस्तुतिकरण है, इसके अंदर 2 चीजें आती हैं। समंकों के प्रस्तुतिकरण में कितनी चीजें आती हैं, 2 आती हैं। एक का नाम होता है वर्गीकरण, दूसरा होता है सारणीयन। वर्गीकरण और क्या हो गया, सारणीयन। देखो यहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, और क्या पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं कि संग्रहण के बाद क्या किया जाता है, प्रस्तुतिकरण से पहले क्या किया जाता है, प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, तो प्रस्तुतिकरण में वर्गीकरण होता है, सारणीयन होता है। यहां से ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। ये प्रक्रिया के पद है, इनको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये फिक्स है वैसे वैसे। अब इसमें आगे पीछे बड़ा पूछ लेता है, इसके अंदर क्या शामिल होता है, वर्गीकरण होता है, तो इसके अंदर वर्गीकरण का कार्य किसमें किया जाता है भाई, ये पूछ लेता है कई बार। वर्गीकरण और सारणीयन का काम किसमें किया जाता है, या वर्गीकरण अकेला या सारणीयन का कार्य किसमें किया जाता है, तो बात किसमें किसकी आती है, समंकों के प्रस्तुतिकरण की। समंकों के प्रस्तुतिकरण के अंदर समंकों का वर्गीकरण और समंकों को सारणीयन के रूप में किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको, टोटल जो बात बताई है सबको क्लियर हो गई। यस या नो में उत्तर बताना भाई। अब आगे चलते हैं, फिर इसके बाद इसको मिटाएंगे, तो इसको भी उतार सकते हो आप एक बार।
चलो भी आगे चलते हैं। अब हमने टॉपिक जो लिया है वो है समंक, यानी आंकड़े यानी डाटा, ये है टॉपिक। अब बात करते हैं डाटा क्या चीज है, समंक क्या चीज है, इसकी चर्चा हम आपके साथ करने के लिए आए हैं। तो देखो क्या है, बात होती है कि वे सभी तथ्य जिनमें इन तीन विशेषताओं का समावेश होता है, या जिस तथ्य के अंदर ये तीन गुण होते हैं वो क्या कहलाता है, समंक कहलाता है। इसकी परिभाषा ऐसे बना सकते हैं कि वे सभी तथ्य जिनके अंतर्गत या जिनके अंदर इन तीन गुणों का समावेश होता है वो क्या कहलाएंगे, समंक। तो यूं भी कह सकते हैं, वे सभी तथ्य जो संख्यात्मक, तुलनात्मक तथा सहजातीयता के गुण लिए हुए हों उन्हें क्या कहेंगे, समंक कहेंगे, डाटा कहेंगे, आंकड़े कहेंगे। ठीक है भाई, ये इसकी परिभाषा बनती है। अब बात करते हैं संख्यात्मक क्या है और तुलनात्मक क्या है और सहजातीयता का गुण क्या है। संख्यात्मक मतलब जानते होगे ना, अंकों में लिखे हुए होने चाहिए। जो समंक है वो अंकों में होने चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, कितने हैं, संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। संख्या में बताएं तो पहली बात तो क्या है कि वो कैसे होना चाहिए, संख्यात्मक होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए, संख्यात्मक, मतलब 1 2 3 ऐसे कितने हैं, ये संख्या होनी चाहिए। दूसरी बात है तुलनात्मकता का गुण होना चाहिए। तुलनात्मक मतलब आपके पास जो समंक है उनकी तुलना होनी चाहिए। यदि आप उनमें तुलना नहीं कर पा रहे हो तो वो समंक नहीं है। यदि आपके पास जो समंक है उन समंकों की आप तुलना नहीं कर पाते हैं या उनकी तुलना नहीं हो सकती है तो वो समंक नहीं है। यदि वो संख्या के रूप में नहीं है तो भी समंक नहीं है। यदि उनकी तुलना नहीं हो पा रही है तो भी वो समंक नहीं है। यदि उन सहजातीयता का गुण उनमें नहीं है तो भी समंक नहीं है। तो तीसरा क्या है, सहजातीयता। सहजातीयता का मतलब क्या होता है, एक जैसे क्षेत्र के हो। पहले बताया था ना, यदि आप मान लीजिए किसी एक बच्चे का वजन लेते हैं तो दूसरे बच्चे का भी क्या होना चाहिए, वजन ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ए है, उसका वजन 50 किलो है, जबकि बी है, उसकी लंबाई जो है वो 6 फीट है, तो भी दोनों अंकों में है, दोनों की तुलना भी कर सकते हो। पर सहजातीयता कहाँ है इसमें, एक की तो लंबाई दे रखी है, एक के दे रखा है, वजन दे रखा है, तो तुलना तो नहीं हो सकती उनमें। अरे वजन की तो वजन में ही तुलना होगी ना, लंबाई की लंबाई में ही तुलना होगी। ये काला है ये गोरा है, ये समंक नहीं है। ये काला है ये गोरा है, ये समंक नहीं है। आप तुलना कर सकते हो, कितना है काला, कितना गोरा है, सहजातीयता भी है उसमें। ये काला है ये गोरा है, ठीक है, इसमें सहजातीयता है क्योंकि आप रंग पे चर्चा कर रहे हो, दोनों में रंग है। नंबर 2, तुलना कर सकते हो क्योंकि ये काला है गोरा, पर संख्या नहीं है तो वो समंक नहीं है। तीनों गुण होने चाहिए, मतलब ये हो गया कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों गुणों की विद्यमानता होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल आपके लिए ले रखे हैं, इन एग्जाम्पल जो है इनको ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, ये तीनों बातें समझते हैं। देखो नंबर 1 एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, उसके अंदर क्या लिखा है, राम के हिंदी में 10 अंक आए हैं। राम के हिंदी में 10 अंक आए हैं। अब बात करते हैं इन तीनों की। यह आंकड़ा संख्यात्मक है, बिल्कुल है। 10 अंक संख्या तो है ही, हिंदी में अंक आए हैं 10, नंबर तो आए हैं उसके, अंक है ना उसके, तो संख्यात्मक तो है ही। नंबर 2, तुलनात्मकता। अब तुलना अकेले में थोड़ी होती है। अरे अकेले से राम के शाम के कितने किस जिसके भी आए हैं उसमें क्या तुलना हो रही है, दूसरे का थोड़ा दे रखा, आपको नहीं दे रखा। तो सहजातीयता का गुण इसमें नहीं, ये क्या है, ये गुण नहीं है। सहजातीयता का क्या पता चल रहा है यहाँ पर, अरे दूसरे का किसी का होता तो पता चलता दूसरी जात है, इसी की जात है, नहीं चल रहा ना। तो ये एक गुण है इसके अंदर, ये पहला। बाकी ये गुण दोनों इसके अंदर विद्यमान नहीं है, तो ये क्या है, समंक नहीं है। पहला, अरे प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि निम्न में से समंक है, तो ये समंक नहीं है, कैंसल है। नंबर 2 में क्या चर्चा हो रही है, राम के हिंदी में 10 अंक है, श्याम की लंबाई 5 फीट है। चलो बात करते हैं, संख्यात्मक है, तुलनात्मक है, क्योंकि तुलना कर सकते हो ना 7 फीट में और 10 नंबरों में। पर बात क्या, सहजातीयता की, एक की तो लंबाई दे रखी है, एक का अंक दे रखे हैं, हिंदी में बताया, तो बाकी तुलना तो कर लो,
सहजातीय घटा है तो जाति नहीं है एक से सी, तो ये गुण नहीं है इसमें, तो ये भी क्या है, समंक नहीं है। राम के हिंदी में अंक श्याम की तुलना में अधिक आए हैं। देखो राम के अंक जो हैं हिंदी में श्याम की तुलना में क्या आए हैं, अधिक आए हैं। राम के हिंदी में अंक आए हैं वो श्याम की तुलना में ज्यादा है, मतलब राम का ज्यादा है श्याम का कमी, या तुलना हो रही है, तो तुलनात्मक गुण तो है, पर सही से देखा जाए तो भी गुण पड़ेगा ज्यादा कत्ता ज्यादा ही रहे, पर संख्या में नहीं है इसमें, कितना ही नहीं है ना। और सहजातीयता है तो पहला नहीं है, संख्यात्मक बड़ा, संख्या नहीं है, राम का ज्यादा है भी कमी, कितना ही ज्यादा है कितना कमी, बेरो पड़ेगा कौन बेरो पड़े, तो ये भी क्या है, समंक नहीं है। नंबर 3 का भी क्या है, समंक नहीं है। चौथा भाई एक पहला ही कहते हैं, राम ईमानदार है, ये छोड़ दिया था मैंने एक नंबर, राम ईमानदार है, भी राम ईमानदार है तो कितना ईमानदार है, संख्या है कि दूसरा थोड़ी है, कोई तुलना करना खतर नहीं है, सहजातीय तक मतलब तीनों ही गुण नहीं है इसमें, तो ये भी क्या है, समंक नहीं है। आगे चर्चा करते हैं, लास्ट है, राम के हिंदी में 10 व श्याम के हिंदी में 7 अंक है। राम के हिंदी में कितने अंक है, 10 है, और श्याम के कितने हैं, 7 अंक है। संख्यात्मक बिल्कुल है, तुलनात्मक तुलना हो जाओगी क्योंकि हिंदी में पूछ रहे है ना, सहजातीयता बिल्कुल सहजातीयता है, तो ये क्या है, समंक है। नंबर 4, हालांकि नंबर 5 है वैसे, ये क्या है, समंक है भाई, बाकी ऊपर वाले कोई सा भी समंक की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अब करा एक छोटा सा बिंदु और जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अब चालू हो रहा, समंकों के प्रकार। डाटा टाइप्स या टाइप्स ऑफ डाटा, आंकड़ों के प्रकार। अपन बोला ज्यादा आंकड़ा, तो आंकड़ा मंडेड़ा हम बांधना डोडिया तोड़ तोड़ता फूल दाता वो। समंकों के प्रकार, तो समंक 2 प्रकार का हूं भाई जी, एक तो होते हैं प्राथमिक समंक, आंकड़ा लिख दे रहा था, आंकड़ा ही है ना, प्राथमिक आंकड़े। दूसरा कौन सा है, द्वितीयक आंकड़े। आंकड़ा कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, नाम क्या है, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े कौन से, द्वितीयक आंकड़े कौन से हैं, ये मैं चर्चा थोड़ी सी कर देता हूं आपके सामने। प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो फ्रेश होते हैं, जिनको पहली बार इकट्ठा किया गया है, पहली बार एकदम नए सिरे से जिनको तैयार किया गया है, इकट्ठा किया गया है, वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। और द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जिनको एक बार पहले किसी के द्वारा कलेक्ट किए गए थे, अब दूसरा कोई व्यक्ति है उनको काम में ले रहा है। जैसे मान लीजिए अखबार में कोई चीज आई हुई है, जैसे जनसंख्या के कोई आंकड़े आ रखे हैं अखबार में, है ना। अब यदि आपको कहीं किसी डायरी के अंदर ये पूछा गया है कि आपके क्षेत्र की, आपके जिले की जो जनसंख्या संबंधी आंकड़े हैं उनकी चर्चा बताओ, क्या कमी, ज्यादा, मृत्यु दर, जन्म दर, जो भी पूछ रहे उसमें, तो आप क्या करोगे, उस अखबार को उठाओगे और अखबार को उठा के क्या करोगे, देख देख लिख दो आप। अब ये आपके पास जो आंकड़े हैं वो कौन से, आपके पास जो आंकड़े अभी आए हैं जिसके माध्यम से आप अपनी जो प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो ना, वो आंकड़े प्राथमिक नहीं है, वो क्या है, द्वितीयक है, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति ने उनको इकट्ठा करके आपको दिए हैं। अरे किसी न किसी व्यक्ति ने आपको उठा के दिए ना, वो प्राथमिक आंकड़े हैं। आप काम में ले रहे हो कौन से, द्वितीयक आंकड़े, तो प्राथमिक कब हो जाएंगे, जैसे पहली बार कोई व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है, अब किसी ने तो सर्वे करके वो आंकड़े इकट्ठे किए होंगे ना, तो सर्वे करके यदि कोई व्यक्ति कहीं से आंकड़े लेके आता है, वो आंकड़े क्या है, प्राथमिक है। और उनके द्वारा जो सर्वे किए हुए आंकड़े हैं उनको काम में लेते हुए यदि आप कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हो तो वो आंकड़े कौन से हो जाएंगे, द्वितीयक। इनका अंतर जो है अगले वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर 10-15 अंतर निकालेंगे हम, और सब अंतरों को टेबल के रूप में लिखेंगे और आपको समझाएंगे। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए प्राथमिक आंकड़ों से और द्वितीयक आंकड़ों से। तो अपना टॉपिक क्या है, उसका नाम बताना है। अरे के पढ़ रहा वो लिखो पढ़ो, वो पढ़ के वही लिख दियो, वो चेक कर लियो, फर्स्ट ग्रेड का टाबरो थारे सिलेबस में है के वो है तो बता दियो, यस नो। बीएड वाला टाबरो थारे भी है, बीएड वाला का भी है, संगणक में भी है, 10वीं क्लास में भी है, नेट में भी है, अकाउंटेंट में भी है,
फर्स्ट ग्रेड में भी है। अरे पता नहीं कितनी एग्जाम गिना था जगह में चीज है। ठीक है भाई, चलो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थोड़ा सा हमें उत्साहित करने का प्रयास करें, और जो चीज़ आपको यहाँ से अच्छी लगी, पसंद आई है, उसको एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना है। ठीक है भाई, तो जो बच्चे नए अभी जुड़े हैं और चैनल को नए नए देख रहे हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो रेगुलर बच्चे देखने वाले हैं वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, जो आपके परिचित हैं, जो आपकी रेंज में हैं, उनको मोटिवेट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें। ठीक है भाई, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। प्रणाम।